नाज़रीन, यमन ने इटली पर हमले की धमकी दे दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर बन गई है, क्योंकि यमन का इटली पर हमला करना और उसकी धमकी देना यह कोई मामूली चीज तो नहीं है। इटली एक सबसे बड़ा मुल्क यूरोप का, और उसका इस जंग के अंदर ड्रैग हो जाना, चूंकि इटली ने मदद की थी इजराइल की, तो यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम इटली की बेसिस पर हमला करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पुतिन और बशार अल असद जो कि शाम के हुक्मरान हैं, उनकी मुलाकात हुई है। मॉस्को पहुंच गए हैं बशार अल असद, और वहां पर आपको पता है क्या डिस्कशन हुई है? इलाकाई जंग के ऊपर, रीजनल एस्केलेशन के ऊपर डिस्कशन हुई है। जो इजराइल प्लानिंग कर रहा है, जो अब वहां से खबरें आ रही हैं कि एक तरह की ग्रीन लाइट दी जा चुकी है, जो स्पीच हुई है उसके बाद सबको वाजे है, जो तालियां बजी हैं ऑलरेडी होने वाली जेनोसाइड के ऊपर, और जो नेतन्याहू ने कहा कि हम जंग जारी रखेंगे, तो कांग्रेस ने तालियां बजाकर उसकी हिमायत की है। तो वाजे है कि अब ये पूरे रीजन के अंदर ये जंग फैलने जा रही है। तो उसकी डिस्कशन हुई है इजराइल और अमेरिका से कैसे निमटना है। तो ये बड़ी अहम मुलाकात है, इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक में नाज़रीन बहुत बड़े वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। वेस्ट बैंक में मुसलसल इसराइली फौजियों के ताबूत निकल रहे हैं, और अभी खबर यह सामने आई है कि एक इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर और कई फौजियों की वहां पर हलाकतें हुई हैं। और नाज़रीन, लेबनान से खबर यह है कि इसराइली जंगी हथियारों के ऊपर हमला किया गया है। जी हां, जो डिफेंस सिस्टम ईरान की जानिब से दिया गया है, जो रशिया की जानिब से दिया गया है, वो बहुत इफेक्टिव साबित हो रहा है, और इजरायली जंगी हथियारों के ऊपर लेबनान से हमला किया गया है। ये भी आपको बताएंगे। फिर उनके जो रूटीन के हमले हो रहे हैं, जिसमें जगह जगह के ऊपर आग लगी हुई है, कई आबादियां उन्होंने तबाह कर दी हैं, वो भी साथ साथ आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत बड़ी बड़ी इस वक्त अपडेट सामने आ रही हैं। दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और एक चीज तो नाज़रीन हर गुजरते दिन के साथ वाजे हो रही है, और वो ये नाज़रीन है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो कि 80 साल पहले कायम हुआ था, ये निज़ाम तो जा रहा है। इसके बारे में तो सब तय है। आगे ये भी तय होता चला जा रहा है कि हाँ, वाकईतन वो बड़ी जंग होने जा रही है। हाँ, वाकईतन वो बड़ा मार्का होने जा रहा है, जिसको दुनिया भर के एक्सपर्ट, बहुत सारी गवर्नमेंट्स खबरदार कर रही हैं, बहुत सारे बाकी हाई ऑफिशियल्स, थिंक टैंक्स खबरदार कर रहे हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं। वो चीजें भी वक्त गुजरने के साथ साथ इस्टेब्लिश होती चली जा रही हैं। तीसरी चीज जो वक्त बताएगा कि ये जो बड़ी जंग होगी, उसके बाद दुनिया के ऊपर रूल कौन करेगा। ये एक ऐसी जंग होगी जो आज तक इंसानियत ने विटनेस नहीं की, तो उसमें क्या पता कि उस जंग के बाद क्या होता है, उसके बाद दुनिया का क्या बनता है, क्या उसी वक्त कोई एंड ऑफ टाइम हो जाता है, या नई दुनिया कैसी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक जंग होना तय है, और उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन ये भी है कि देखें, नेटो जंग लड़ रहा है यूक्रेन में, और नेटो और इजराइल लड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर हम दोनों जंगों का जो है ना एनालिसिस करते हैं, तो दोनों में हमें यह नजर आता है कि दोनों जंगें नेटो और इजराइल हार चुके हैं, और दोनों जंगों पर अगर एग्रीमेंट होता है तो ये दोनों की हार तस्वर होगी। तो इसलिए वो एग्रीमेंट करने के लिए कहीं पर तैयार नहीं है, ना यूक्रेन के अंदर, ना ही यहां गजा जंग के अंदर। तो इसीलिए ये उनकी ये जो हठधर्मी है और ये जो जिद है, ये बेसिकली जंग को जो है वो बढ़ा रही है। और अभी नाज़रीन आप जरा देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और दुनिया दो ब्लॉक्स में बहुत तेजी के साथ डिवाइड होती चली जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यमन ने इटली के ऊपर हमला करने का धमकी दी है। इटली ने हेल्प किया था इसराइल को, यमन के ऊपर जो अटैक हुआ, तो यमन ने एक तरह का आखिरी अल्टीमेटम दिया है इटली को। उन्होंने कहा है जी कि अगर दोबारा इटली ने इसराइल की मदद की किसी भी तरह की, अभी उन्होंने सिर्फ एयर फ्यूलिंग दी है, अगर दोबारा ये काम किया या इससे मिलता जुलता कोई और काम किया, कोई भी तुम मुलव्वस किसी तरीके से हुए, तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने आपको कहा था कि जैसे ये जंग बढ़ रही है ना, वक्त आएगा और आप देखेंगे कि ये तुर्की और साइप्रस और यूनान के साहिलों से लेकर वहां ऊपर जबले तारिक तक, वहां से होती बहरे हिंद, और बहरे हिंद से स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, और बल्कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो ये भी कह चुकी है कि कैस्पियन सी तक जो है वो जंग फैलाएंगे। तो ये कई रीजन के अंदर ये जंग फैल चुकी होगी, तो इसके ग्लोबल इंपैक्ट आने ही आने, ये कई रीजन में फैलने के बाद ये ग्लोबल वॉर बननी है। और ये उसकी तरफ ये आप देखिए कि ये इटली वाला, ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि इटली का तो इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था, और ना इटली डिस्कस हुआ है जंग के अंदर, लेकिन अचानक से हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जंग छिड़ जाएगी, तो उसके बाद हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। उसके बाद कौन सा मुल्क एक के बाद दूसरा इसमें ड्रैग होता चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और यह भी लाजिम है कि हर किसी ने इसमें ड्रैग होना ही होना है।
ये अपनी नौयत की बिल्कुल मुनफरिद जंग है। अगर इसने महदूद रहना होना होता तो ये गजा में महदूद रह जाती। यूक्रेन की जंग जो कि पूरे मुल्क में चल रही है, दो बड़ी मतलब दो रियासतें लड़ रही हैं और रशिया बराह रास्त लड़ रहा है, तो वहां पर अभी तक जंग नहीं फैली। लेकिन गजा की जंग आप देखें कि 5 मुल्कों में तो फैल चुकी है, तो इसका मतलब ये मुनफरिद नौयत की जंग है। जरा इसका सबूत मैं पहले आपके सामने रख दूं। यमन हैज वार्न्ड इटली टू स्ट्राइक इट्स मिलिट्री बेसेस इन जिबूती if it takes part in Israeli operation in future. Italian planes helped Israeli jets with refueling. अब इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यमन कहां पर अटैक करेगा इटली को, और वो उसका जवाब है अपने बिल्कुल दरवाजे के ऊपर। यमन के बिल्कुल सामने जिबूती है और जिबूती में इटली की बेस है। जिबूती स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, यहां पर फ्रांस की भी हैं, जापान की भी, चाइना की बेसेस भी यहां पर मौजूद हैं। तो इटली की बेस 2011 से यहां पर जो है ना ऑपरेट कर रही है। तो यमन ने कहा कि हम यहां पर अटैक करेंगे, इब्तदा यहां से करेंगे, फिर बात आगे आगे चलती चली जाएगी। तो ये बेस के ऊपर अटैक होना ये कोई मामूली चीज नहीं होगी और यमन के लिए ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब इटली अगर वो हेल्प करता है तो फिर बात और मजीद आगे बढ़ जाएगी। यमन ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि हम बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज और इस दफा जो है वो माफी नहीं होगी। हमने एक आखिरी वार्निंग जो है वो जारी कर दी। आगे नजीर चलते हैं तो सबसे बड़ी खबर जो दूसरी आ रही है वो प्यूटन और बशार अल असद की मीटिंग हुई है। बशार अल असद इस वक्त मॉस्को में पहुंचे हुए हैं। बशार अल असद और उर्दुगान की मीटिंग तय है, वो अगस्त में होगी, लेकिन यह हंगामी दौरा हुआ है। यानी ये अगस्त के पहले वीक में बशार अल असद और उनकी मीटिंग तय थी, वो होना थी, लेकिन बशार अल असद हंगामी तौर पर मॉस्को पहुंचे हैं क्योंकि खित्ते की सूरत हाल बहुत बदल रही है। खित्ते की सूरत हाल पल पल में बदल रही है और यहां पर इलाकाई जंग आप बिल्कुल आखिरी एज के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है और इस इलाकाई जंग के ऊपर रीजनल एस्केलेशन के ऊपर जो कि इजराइल कर रहा है उस पर डिस्कशन हुई है। इसका पहले सबूत मैं आपके सामने रख दूं। प्यूटन ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद बशार अल असद इन मॉस्को वी डिस्कस बायलैटरल रिलेशंस एंड द सिचुएशन इन द रीजन व्हिच टेंड्स टू एस्केलेट एंड दिस अप्लाइज टू सीरिया एज वेल। रशिया एंड सीरिया हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट टेस्ट ओवर द पास्ट डेकेड्स। अब वो कह रहे हैं कि रीजन में एस्केलेशन बढ़ रही है, एक रीजनल वॉर की तरफ खित्ता जो है वो जा रहा है और ये सिचुएशन जो है वो सीरिया के ऊपर अप्लाई होती है एज वेल। अब देखें, रशिया हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, सबको सपोर्ट कर रहा है, बराह रास्त जंग के बारे में भी वार्न कर चुका है। उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान भी हमने आपके सामने रखा कि अगर ये हिजबुल्लाह वाला मामला हुआ और जिस तरह से तुम एस्केलेट कर रहे हो तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर दूसरे अंदाज से देखें तो चूंकि रशिया की प्रेजेंस सिर्फ सीरिया में है तो वो उनका जो बात करने का तरीकाकार होता है वो सीरिया ही के हवाले से होता है कि हम सीरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, सीरिया को सोवरेनिटी, ये वो इधर उधर की बातें। लेकिन बहरहाल वो बात तो पूरे खित्ते की हो रही होती है। सीरिया हिजबुल्लाह से क्या अलग है, सीरिया ईरान से क्या अलग है। और बात यह है कि खित्ते में एस्केलेशन बढ़ेगी तो सीरिया उसमें शामिल है, सप्लाई लाइन का सारा चीजें। हिजबुल्लाह ने सीरिया के लिए जंग लड़ी है तो सीरिया मुतासिर होगा तो जारी बात है रशिया मुतासिर होगा। तो ये आपस में चीजें जो वो इंटरलिंक है। तो ये बड़ी अहम खबर है और उन्होंने खुद बताया कि वो डिस्कस रीजनल एस्केलेशन को किया गया है, यानी इजराइल और अमेरिका को निपटने के लिए, क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है इजराइल और अमेरिका की वजह से हो रहा है। तो अब वहां पर तैयारी हो रही है और ये अब सबको नजर आ रहा है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गजा है, क्योंकि गजा में आप जब जुल्म रोकने के लिए तैयार नहीं है, पहले दिन से ये प्रिंसिपल हम आपके सामने रख रहे हैं कि गजा में जंग नहीं रुकेगी तो ये इसका स्केल वाइडर होता चला जाएगा। और ये इस बात को तो आप साइड पे रख देना कि हिजबुल्लाह या यमन ये ऑल आउट वॉर के अंदर नहीं जाएंगे, यानी गजा खत्म हो जाए और ये बैठे रहें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने फिर बैठे बैठे ही खत्म हो जाना है। हिजबुल्लाह की अपनी कोई हैसियत नहीं रहनी है कि अगर वो बैठे रहे तो ये तो होना ही नहीं है। गजा में ये क्लियर हो चुका, ये एस्टेब्लिश हो चुका कि जंग नहीं रुक रही है और अब हम 9.5 महीनों के बाद उस नहज के ऊपर आ गए हैं कि अब इस जंग का स्केल जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है हर सूरत के अंदर। तो ये विद इन डेज, विद इन वीक्स की बात है। आपके सामने ये बड़ी तब्दीली जो है वो होने जा रही है और इसमें हर एक जो है वो ड्रैग होता चला जाएगा और इसके जिम्मेदार इजराइल है, नेतन्याहू है और उस नेतन्याहू की जेनोसाइड के ऊपर तालियां बजाने वाली कांग्रेस है और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है।
अभी नाज़रीन आपके सामने जो ताज़ा तरीन हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं वो शेयर करते हैं। जो बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, जगह जगह के ऊपर धमाके सुने गए, और जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली वॉर प्लेन्स को निशाना बनाया गया है, जो घुस जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन ईरान और रशिया की जानिब से जो एयर डिफेंस दिया गया है वो बड़ा इफेक्टिव साबित हो रहा है। ज़रा देखिए, अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बताया, our air defense unit launched surface to air missile at Israeli warplanes inside Lebanese airspace, forcing them to retreat and withdraw behind the Lebanese border with occupied Palestine। कि हमने सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किए इजरायली वॉर प्लेन्स के ऊपर और वो पीछे भागने के ऊपर मजबूर हो गए। ये दूसरी से तीसरी ट्राई है जो लेबनान ने की है इजरायली वॉर प्लेन्स के ऊपर, और वो वक्त बहुत करीब है जब इजरायली वॉर प्लेन्स भी मार गिराए जाएंगे। अभी इतना इफेक्टिव वो हो गए हैं कि उनको पीछे भागने पर मजबूर उन्होंने कर दिया है, जो मिडिल ईस्ट में किसी के पास ये सलाहियत नहीं थी। F-35 त्यारों, F-16, 17 को रोकने की किसी के पास सलाहियत नहीं थी, लेकिन ये भी तब्दीली यहां पर आ रही है। एक तरफ हिजबुल्लाह के ड्रोन अनडिटेक्टेडली अंदर घुस रहे हैं और दूसरी तरफ इजरायली जहाज जो घुस रहे हैं उनको हिजबुल्लाह निशाना बना रही है। इसके अलावा आप जरा देखिए, द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन वर हर्ड इन द अपर गलीली रीजन। पूरे अपर गलीली के अंदर, जिसके अंदर दर्जनों आबादियां आती हैं, शहर आते हैं, वो पूरे के पूरे अपर गलीली के अंदर धमाके सुने गए। इसके अलावा फायर इन द अलमनारा आर एक्सटेंडेड टू द किबूत्स एंड डैमेज्ड 12 होम्स। जो अलमनारा में अटैक हुआ और अब वो साथ वाली दूसरी आबादी के अंदर आग फैल गई है, 12 घर जल के राख हो गए। ये कोई मामूली चीज नहीं है। 75 सालों में ये पहली दफा फिनोमेना देखने को मिल रहा है। एक कॉलोनी में आग लग रही है, एक आबादी में, वो दूसरी आबादी में घुस रही है और 12 घर जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। ये हिजबुल्लाह के हमलों की तफसीलात है। आगे नाज़रीन चलते हैं तो वेस्ट बैंक की जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, पहले वो आपके सामने रखते हैं, फिर गजा से भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वेस्ट बैंक में 2-3 बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो वेस्ट बैंक में हर रोज़ बढ़ती हुई मज़ामत है, फ़लस्तीनी नौजवान हैं, वहाँ पर जज्बा है, क्योंकि जब वो छुरी चाकुओं से हमले करने जाते हैं तो शहीद भी हो जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत शहादतें दी जा रही हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। तो वेस्ट बैंक की लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई है एक तरह से, क्योंकि उनके पास तो जदीद असलहा भी नहीं है और वो दहाइयों से बंदूक की नाली के नीचे रह रहे हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन जो 2 बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें से एक ये है कि इजराइल का इंटेलिजेंस ऑफिसर हलाक हो गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इजराइल में पूरी तरह से मातम है। वेस्ट बैंक जो उनके कंट्रोल का एरिया है, वहां पर इंटेलिजेंस ऑफिसर का मरना, ये तो मतलब हद हो गई। और ये आपको पता है कहां पर मारा गया है? ये ईस्ट यरूशलेम के अंदर मारा गया, ईस्ट यरूशलेम के अंदर, जहां पर मस्जिद अक्सा है। और इसके ऊपर एक कार रैमिंग अटैक हुआ है, यानी ये कोई गोलियां इसके ऊपर नहीं चली। यरूशलेम में तो इनका पूरा कंट्रोल है ना, तो किसी ने आकर इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और वो फलस्तीनी नौजवान था, और वो फलस्तीनी नौजवान शहीद भी हो गया, उसको इजरायली फोर्सेस ने शहीद कर दिया। तो आप सोचिए कि वो किस सोच के साथ, किस बहादुरी के साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ निकल रहे हैं। और उनको पता है कि भाई एक कार से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने जा रहे हैं, तो उनको पता है कि हम जिंदा वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो जा रहे हैं। और 100 साल हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस को, लेकिन ये रेजिस्टेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और ये अब बढ़ती चली जा रही है। अब तो इसने नया फिनोमेना क्रिएट कर दिया, अब तो इसने इनकलाब ला दिया है। तो ये रेजिस्टेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते, तो ये इंटेलिजेंस ऑफिसर की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी नाज़रीन जो खबर सामने आई है वो है कि 3 इजरायली सोल्जर्स हैं वो निशाना बने हैं। जरा देखिए, रीइंफोर्समेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन फोर्सेस आर हेडिंग वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ अजोन ईस्ट ऑफ कलकेलिया आफ्टर 3 इजरायलीज वर वुंडेड इन शूटिंग ऑपरेशन। मजीद इजरायली फौजी उस तरफ जा रही हैं। शूटिंग ऑपरेशन में 3 इजरायली फौजी मारे गए हैं। एक एक को मारना, एक एक सेटलर को निशाना बनाना, एक एक फौजी को निशाना बनाना, ये मतलब अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर ये सारा कुछ करना, ये अनबिलीवेबल है। ये दुनिया में कोई और नेशन नहीं कर सकती है। अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जो जंग यहाँ पर लड़ी जा रही है, और ये जख्मी हो गए तो ये इनके मरने की खबर आ जाएगी, या फिर ये जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका हिट होना, उनको गोलियों से जो वो निशाना बनाना। फिर यहीं पर स्पेशल फोर्स की भी खबर सामने आई है। इजरायली स्पेशल फोर्स को निशाना बनाया गया है। सीन्स ऑफ ज़ायनिस्ट फोर्स बीइंग कॉट इन अ ट्रिपल कंपाउंड एम्बुश नियर
विलेज इन अल-जैनन। ठीक, अल-जैनन के अंदर ये वाकया हुआ है, घात लगाकर स्पेशल इजरायली फोर्स को जो है वो मारा गया है। तो ये 3 अब तक के जो है वो सबसे बड़े वाकयात हैं और ये हैरानकुन है। हर एक शहर के अंदर ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और इसराइल का जो कंट्रोल है वो कम होता चला जा रहा है। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं तो गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अब वहाँ पर इजरायली हेलीकॉप्टर्स के लैंड होने की खबरें आ रही हैं क्योंकि मुसलसल वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो रही हैं इसराइली फ़ौज की। अल-कुद्स ब्रिगेड, आवर फाइटर्स ऑब्जर्व्ड अ हेलीकॉप्टर लैंडिंग विद इंटेंस स्मोक शेल्स बीइंग फायर्ड एट द टारगेटेड लोकेशन टू इवैक्यूएट द इंजर्ड। क्योंकि जब ये इनका हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसके ऊपर भी अटैक होता है मज़ामती तहरीक की जानिब से, तो ये बहुत बड़ा वो स्मोक बॉम्ब जो है वो चलाते हैं ताकि पता न चले। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि हमारे फाइटर्स ने देखे हैं हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए। फिर वो कह रहे हैं हमने मरकेवा टैंक्स को तबाह किया है शाहबाज डिवाइसेस के साथ खान यूनस में भरपूर लड़ाई, और वो कह रहे हैं कि उनको आग लग गई एंड द हेलीकॉप्टर लैंडेड फॉर इवैक्यूएशन। यहां पर भी हेलीकॉप्टर्स देखे गए। इसी तरह से वो बता रहे हैं कुदस और अल-कस्साम ब्रिगेड ने मिलकर ऑपरेशन किया और खान यूनस में इसराइली जो ठिकाने हैं उनको निशाना, उनकी जो पोजीशन है इसराइली फौजियों की, उनको निशाना बनाया है। अब जरा नाज़रीन आ जाते हैं जो नेतन्याहू की स्पीच है, और मैंने आपको बताया 2-3 दिन ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि उसका हर जुमला झूठ है। तो अब उसके हर जो एक जुमले को डिस्कस किया जा रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों से रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया सार्फिन से रिएक्शन आ रहा है, अमेरिकन अवाम से रिएक्शन आ रहा है, और जो है वो हाई ऑफिशियल से रिएक्शन आ रहा है, एनालिस्ट की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। गो के सारी दुनिया इस वक्त जो है ना, जैसे मैं कहता हूँ पागल होकर रह गई है। वो अमेरिकन भी वो कह रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि इतनी मतलब सबूतों वाली जेनोसाइड, और उसको हमारी कांग्रेस डिफेंड कर रही है और तालियां बजा रही है। वो कह रहे हैं इससे नैन्सी पेलोसी ने कह दिया, जो कि सबसे बड़ी सपोर्टर है इसराइल की, कि ये तो हमारी तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा है क्योंकि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और फिर नाज़रीन जो नेतन्याहू ने दूसरा काम किया, जो डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर इसने अटैक किया ना, अमेरिकी मुजाहिरीन के ऊपर, उससे गुस्सा और बढ़ा है। और इसलिए अब अमेरिकी थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि कुछ होश के नाखुन लो कि ये तो इधर मुजाहिरीन के ऊपर हमला करके चला जाएगा वापस, तो ये मुजाहरे तो और बढ़ेंगे। तो नुकसान किसका होगा? अमेरिका का, और नुकसान होगा यूरोप का, क्योंकि यूरोप के ऊपर भी उसने यही कहा कि ये ईरान फंडेड मुजाहरे यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो तो कशीदगी उसने बढ़ाई है। अच्छा, तो जो तनकीद इसके ऊपर हो रही है, और खुद अमेरिकी वो कांग्रेसमैन जो कि शरीक नहीं हुए इसकी स्पीच का बायकॉट किया, उनके बयान भी अभी हमारे सामने आ चुके हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहले ईरान का एक बयान, डिसग्रेस एंड अ माइल्ड वे टू डिस्क्राइब यूएस रिसेप्शन ऑफ द नेतन्याहू। जिस तरह से ये रिसेप्शन हुई है, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कंडेम द वार्म वेलकम नेतन्याहू received amid his visit to Washington to deliver a speech before US Congress। अच्छा, इसके अलावा अल-मैदीन रिपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस अपलॉडेड नेतन्याहू वंस एवरी मिनट ड्यूरिंग हिज स्पीच। हर मिनट में, हर मिनट 55 मिनट उसने स्पीच की, हर मिनट में जो है वो वहां पर जो है वो तालियां बजी हैं। ये अजीब हुआ है। जरा देखिए कि अमेरिकी सेलिब्रिटी क्या लिख रहा है। आफ्टर जोसेफ स्टालिन स्पोक द क्राउड would applause for over 10 minutes because people feared him। जोसेफ स्टालिन रशिया के एक डिक्टेटर, उनका आपने नाम भी सुना होगा, कि उन्होंने कहा कि अगर वो स्पीच करते तो उनके 10-10 मिनट तक तालियां बजती क्योंकि लोग उनसे डरते थे। दिस इज हैपनिंग नाउ ड्यूरिंग बेंजामिन नेतन्याहू स्पीच। और ये हुआ है नेतन्याहू की स्पीच के दरमियान, क्योंकि हमारी कांग्रेस डरती है, वो एपेक की गुलाम है, क्योंकि जो एपेक है वो वही तो फंड करती है, वही तो सारा चलाती है, मतलब सबसे ज्यादा फंडिंग। वो हैरान कुन है। अच्छा, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसको एक फॉरेन एंटिटी के ऊपर रजिस्टर नहीं किया हुआ। वो जिसको चाहे फंड करे, वो अपने बंदे कांग्रेस में लेकर आती है, फिर उन्हीं से फंड इजराइल को मंजूर करवाया जाता है, फिर वही फंड जो है जब अमेरिका के इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर लगता है। तो वो अजीब सर्कल में अमेरिकन फंसे हुए हैं। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये आज़ादी सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं है, ये सब की आज़ादी, और ख़ासकर ये सबसे पहले तो अमेरिका की आज़ादी है। अब ज़रा देखिए, जो कांग्रेसमैन जो शरीक नहीं हुए इसकी स्पीच के दौरान, जिन्होंने बाइकॉट किया, उनके बयानात आपके सामने रखते हैं। नेतन्याहू स्पीच वॉज अ हिपोक्रेटिकल स्पीच इन हिज अटैक ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। वो बात कर रहे हैं वही, क्योंकि सबसे ज़्यादा खदशा जो उनको यही है वहाँ के लोगों को और हाई ऑफिशल्स को, कि ये जो मुजाहिरीन के ऊपर इसने यूजफुल इडियट्स कहा है उनको। यार आप अंदाजा करें, इजराइल एक अलग मुल्क है, अमेरिका एक अलग मुल्क है, इजरायली वजीर आजम कांग्रेस में आकर अमेरिकन अवाम को यूजफुल इडियट कह रहा है। कोई अंदाजा करें कि मतलब को हद होती है। ये इस वक्त वहां पर अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हुआ है।
मतलब देखें, इसराइल एक अलग मुल्क है ना, क्या किसी दूसरे मुल्क का आकर वजीर आजम भी अमेरिकन को यूजफुल इडियट कह सकता है? तो वो अंदाजा कर रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ, उनको तो पहली बार पता चल रहा है। वो तो कहते थे हम दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वाशिंगटन के ऊपर कब्जा किसने किया हुआ है। नेतन्याहू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड हॉस्टेजेस बाय रिफ्यूजिंग टू स्टॉप द वॉर। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जिम्मेदार है जो हजारों फलस्तीनी शहीद हुए हैं। उधर इसने कहा कि कोई भी सिविलियन हमने जो है वो नहीं मारा है। नेतन्याहू प्लेस इज इन प्रिजन नॉट डिलीवरिंग स्पीच बिफोर कांग्रेस। ये अमेरिकी कांग्रेस के जो मेंबरान हैं उनके बयानात आपके सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी जगह कांग्रेस में नहीं बनती थी, बल्कि इसको तो जेल में डालना चाहिए था। तो इसकी उस स्पीच के साथ रियलिटी नहीं बदल जाएगी, ठीक है, वो रियलिटी वहीं पर रहेगी, सबको सच का पता है। अमेरिका शुड नॉट फंड नेतन्याहू विद अ सिंगल डॉलर बिकॉज ही इज पुशिंग फॉर अ रीजनल वॉर। इसको $1 भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये इलाकाई जंग छेड़ रहा है जो हमारे बिल्कुल मफाद में नहीं। देखें, अरब सारे अमेरिका की हेजेमनी के अंदर हैं, उसकी बात मानते हैं, सब तो अमेरिका के कंट्रोल में। फिर ये लाहासिल जंग छेड़ने का मकसद क्या है? इस जंग 9.5 महीनों में अमेरिका ने लूज किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा है। अफ्रीका में कैसे अमेरिका निकला है? तो उसने तो लूज किया है, उसने गेन तो कुछ भी नहीं किया, उसका पहले से इक्तदार है, तो वो उल्टा इक्तदार जा रहा है, मजबूत नहीं हो रहा। नेतन्याहू इज वेटिंग फॉर ट्रम्प्स रिटर्न बिकॉज ही बिलीव दैट ही विल बी एबल टू डू व्हाटएवर ही वांट्स। वो कह रहे हैं कि ये अब ट्रम्प के पीछे है कि भाई ट्रम्प आएगा तो मजीद इसको खुली छूट मिलेगी और वो हर तरह की सपोर्ट और फंड्स वगैरह सारे उसको मिलेंगे। अब जरा अमेरिकन ज्यूइश वॉइस, जो मतलब वहां पर जो ज्यूइश फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस है अमेरिका की, वो क्या लिख रही हैं नेतन्याहू के ऊपर? नेतन्याहू मेड एक्सक्यूजेस फॉर हिज फेलियर्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग अ प्लान फॉर द फ्यूचर। इसने वहां पर बस अपने फेलियर्स को डिफेंड किया, उसके एक्सक्यूजेस दिए हैं। फ्यूचर पुरअमन मुस्तकबिल का क्या इसने कोई प्लान दिया है? नेतन्याहू सॉट टू इन्फ्लेम टेंशंस इन अमेरिका बाय अटैकिंग डेमोन्स्ट्रेटर्स। वो हर कोई यही वहां पर बात कर रहा है कि इसने उल्टा मतलब वहां अमेरिका में और अब जारी बात यूरोप में भी वो टेंशन्स बढ़ेंगी, अंदरूनी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी जो डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर इसने जो है ना वो अटैक किया है, उनको इडियट कहा है। नेतन्याहू स्पीच इज डिवाइसिव एंड ही ट्राइड टू इग्नोर द सीज फायर। बिल्कुल सीज फायर को उसने कोई बात नहीं की, वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये बड़े ख़राब मामलात हैं, बड़े अफसोसनाक मामलात हैं। और एक बात तो बहुत क्लियर हुई कि अमेरिका अपने अवाम के सामने, अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो बेनकाब हुई। और अमेरिकन के देखें, हर मुल्क के अवाम मासूम होते हैं, हर मुल्क के अवाम। अमेरिका के लोग इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उनको क्या पता था कि असल में ये बयानियाँ क्या हैं? देखें मेरी बात सुने, आप ज़रा उसकी इंटेंसिटी बयानियों की चेक करें। अगर दुनिया की इतनी बड़ी जेनोसाइड को डिफेंड किया जा सकता है कांग्रेस में खड़े होकर, तो माजी में सोचिए उन्होंने किन किन चीज़ों को कैसे कैसे डिफेंड किया होगा। तब तो मीडिया था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं, मॉडर्न मीडिया तो था ही नहीं। तो ये बात है, आज रियलिटी बदल रही है। ये हकायक ताज़ा तरीन हमने आपके सामने रखे, आपने राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।